हिमालय से लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रशांत जोशी आपका स्वागत करता हूं। आज हम EL 209 में हमारा टॉपिक है केबल फॉल्ट लोकेटर। इसका इसके कार्य सिद्धांत यानी प्रिंसिपल और इसके अनुप्रयोग एप्लीकेशंस की चर्चा करेंगे। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ये केबल में जहाँ भी फॉल्ट होती है उसको डिटेक्ट करके और उसका लोकेशन पता करता है। यह इसका उद्देश्य है। तो केबल फॉल्ट लोकेटर जो है वो हम देखने में मोटे तौर पर बाहर से आपको ऐसा दिखेगा जैसे कि एनालॉग CRO होता है, वैसे इसकी भी स्क्रीन होती है जिस पे ग्रिड होता है। या आप अगर डिजिटल टाइप का केबल फॉल्ट लोकेटर यूज़ कर रहे हैं तो DSO टाइप इसकी स्क्रीन आपको दिखेगी। तो जहाँ पर भी फील्ड में जैसे कि टेलीकॉम मेंटेनेंस में BSNL के जैसे एक्सचेंज हैं या जो भी टेलीकॉम कंपनीज़ हैं उनके द्वारा जो कॉपर केबल्स बिछाई जाती हैं वो कई बार ज़मीन के नीचे काफ़ी गहराई पर होती हैं, 5 फुट 6 फुट नीचे गहराई पर होती हैं, या मान लीजिए अगर 3 फुट गहराई पर भी है तो और अगर वो कट जाती है केबल कहीं से तो उसे मैनुअली उसका पता लगाना कि वो केबल कहाँ से कटी है बहुत ही मुश्किल कार्य है। और अगर मान लीजिए कहीं से किसी जीव जंतुओं ने उसे डैमेज कर दिया है, काट दिया है, या किसी अंदरूनी कारण से ज़मीन के अंदरूनी कारणों से वो केबल डैमेज हो गई है तो बाहर हमें मिट्टी से भी पता नहीं चलता कि वो केबल कहाँ से डैमेज हुई है। उस केस में हमें केबल का जो एक्सट्रीम टर्मिनल्स होते हैं एक्सचेंज में जहाँ पे वो एंटर हो रही होती है वहाँ पर हमें केबल फॉल्ट लोकेटर लगा करके और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के माध्यम से ये पता करना होता है कि केबल में फॉल्ट कहाँ आया है। यानी कि फील्ड में बिना गए भी हम एक अप्रॉक्सीमेट जो है उसका डिस्टेंस का पता कर सकते हैं टेलीफोन एक्सचेंज से ही। और उसके लिए जो हम मीटर यूज़ करते हैं, जो इसके लिए बेसिक इसका जो सिद्धांत है वो है टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटरी, TDR। तो टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर इसका एक बेसिक पार्ट है केबल फॉल्ट लोकेटर का। तो ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जो कि इलेक्ट्रिकल लाइंस की पे जो रिफ्लेक्टेड वेवफॉर्म्स हैं उनको ऑब्ज़र्व करता है और उनके अभिलाक्षणिक जो भी हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक उनको ग्राफिकल वे में हमें स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। और ये जो है एक नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड है टेस्ट का। नॉन डिस्ट्रक्टिव का अर्थ है कि इसके लिए हमें केबल को कहीं से काटना नहीं पड़ता और केबल का फिज़िकल सैंपल लेने की आवश्यकता नहीं है। हम बिना केबल से कोई उसको इंटरफेरेंस किए हम उसके केवल एक टेलीफोन एक्सचेंज में जो उसका एंड आ रहा है, जो टर्मिनल है, वहीं पर मीटर लगा करके इसे बिना केबल को नष्ट किए हम उसे इसका टेस्ट कर सकते हैं। और ये धात्विक केबल्स को ही जो है डिटेक्ट करता है। धात्विक केबल्स के अंदर जो रिफ्लेक्शंस होते हैं उन्हीं को ये केबल फॉल्ट लोकेटर जो है वो कैरेक्टराइज करेगा, जैसे कि ट्विस्टेड पेयर केबल हैं या कोएक्शियल केबल हैं उनके लिए। और इसको हम यूज़ कर सकते हैं डिसकंटिन्यूटीज़ पता करने के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि कनेक्टर की वजह से हो या PCB बोर्ड पर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे हो या कोई अलग इलेक्ट्रिकल पाथ हो, तो उन पे जो डिसकंटिन्यूटीज़ होती हैं उनका भी पता इसके माध्यम से लगाया जा सकता है। तो इसका जो बेसिक ब्लॉक डायग्राम है TDR का वो उसमें ये इनपुट साइड में एक स्टेप जनरेटर है जो कि स्टेप वेव फॉर्म जनरेट करता है, ये पल्सेस जनरेट करता है। और यहाँ पर ये एक सैम्पलर लगा हुआ है जो कि सैंपल्स लेता है। और ये जो पल्सेस हैं ये जिस केबल को हमें टेस्ट करना है उस केबल अंडर टेस्ट के अंदर इसको ये पल्सेस प्रवाहित होती हैं। और यहाँ जो ये लोड यहाँ पे ग्राउंडेड है, तो इस लोड अगर मान लीजिए यहाँ पे टेलीकॉम केबल में ओपन सर्किट फॉल्ट है या कोई शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है तो उसके तदनुसार ही
ये लोड से रिफ्लेक्ट होगी वेव और उसकी शेप उसके अनुसार होगी जिस प्रकार का भी फॉल्ट है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसी फॉल्ट होने पर किस प्रकार की हमें रिफ्लेक्शन मिलता है। तो यहाँ इससे रिफ्लेक्ट होकर के ये वापस यहाँ परावर्तित होकर वापस टीडीआर मीटर में आती हैं और यहाँ इसके सैंपल्स लिए जाते हैं। ये सैम्पलिंग टाइप ऑसिलोस्कोप की प्रकार का ही एक सर्किट होता है और स्टेप जनरेटर का बेसिक जो सर्किट है वो हम दूसरे जो हमारे सब्जेक्ट हैं उसमें हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। यहाँ फ़िलहाल केवल उसका एप्लीकेशन है। तो जैसा हम टीडीआर में देखें कि ये अगर हमें रिफ्लेक्शंस को मेज़र करना है तो जो टीडीआर है उसको एक इंसिडेंट सिग्नल को कंडक्टर में ट्रांसमिट करना होगा और फिर उसके रिफ्लेक्शंस को सुनना पड़ेगा। रिफ्लेक्शन को लिसन करने से तात्पर्य ये है कि जो परावर्तित होकर के आ रही हैं वेव्स उनको ऑब्ज़र्व करना और फिर उसके बाद उसका एनालिसिस करना। यदि जो कंडक्टर है वो एक समान यूनिफॉर्म प्रकार की इम्पीडेंस है और एकदम प्रॉपरली टर्मिनेटेड है, यानी इम्पीडेंस मैचिंग की हुई है, तो कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ये हम बेसिक सिद्धांत जानते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में हमने पढ़ा है कि अगर इम्पीडेंस मैचिंग होती है तो रिफ्लेक्शंस नहीं होते हैं। जिससे क्या होगा कि जो बचा हुआ इंसिडेंट सिग्नल है वो भी अवशोषित हो जाएगा फार एंड पर। जो टर्मिनेशन पे यानी कि फार एंड पर जो भी लोड है उसके द्वारा हमारा इंसिडेंट सिग्नल का जो बचा हुआ पार्ट है वो भी एब्जॉर्ब हो जाएगा और कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए कि आपका वहाँ पर जो है डिसकंटिन्यूटी है, यानी कि इम्पीडेंस में वेरिएशन आ रहा है, वो सूटेबल मैच नहीं है, तो क्या होगा कि कुछ जो पार्ट है, जो आपतित सिग्नल का कुछ पार्ट है वो तो परावर्तित होकर सोर्स की तरफ चला जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारा टीडीआर का जो सिद्धांत है वो लगभग जैसे राडार का जो सिद्धांत होता है लगभग उसी प्रकार का सिद्धांत है इसका। और जो डिसकंटिन्यूटी की जो प्रतिबाधा है, इम्पीडेंस है, वो हम रिफ्लेक्टेड सिग्नल के एम्पलीट्यूड से हम उसका ज्ञात कर सकते हैं। और जो रिफ्लेक्टिंग इम्पीडेंस से लेकर के हमारे मीटर तक की जो दूरी है वो भी हम पता कर सकते हैं। और वो कैसे पता करते हैं कि हमारी जो पल्स है उसको रिटर्न होने में, वापस लौटने में कितना समय व्यतीत हुआ है। इस विधि की एक सीमा भी है, लिमिटेशन भी है कि इसका सिस्टम का मिनिमम राइज टाइम होता है। जो टोटल राइज टाइम होता है वो, तो राइज टाइम से हमारा तात्पर्य क्या होता है कि जो भी हमने स्टेप पल्स दी है वो क्या है, थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड होती है, एकदम परफेक्ट स्क्वायर शेप में नहीं होगी। उसको अपने न्यूनतम यानी इस ज़ीरो लेवल से अधिकतम लेवल तक पहुंचने में कुछ समय लगता है। तो राइज टाइम की परिभाषा क्या है कि इस पल्स के एम्पलीट्यूड जब 10% है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम एक पॉइंट इस पे लगा लेते हैं और इस टाइम एक्सिस पे इसे हमने T10 नाम दे दिया। यानी 10% जब इसका एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम का, मतलब जो भी अधिकतम इसका एम्पलीट्यूड है उसका 10% जिस टाइम क्षण के कॉरस्पॉन्डिंग हो रहा है उसे हमने T10 बोला है। इसी प्रकार से मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के 90% के संगत जो हमारा टाइम एक्सिस पर पॉइंट है उसे हमने T90 कहा है। तो T10 और T90 ये जो दो क्षण हैं, इनके बीच में जो समय व्यतीत होता है उसे हम राइज टाइम कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक
पहुंचने में जो समय लगता है उसे हमने राइज़ टाइम कहा है। तो ये हमारी राइज़ टाइम की परिभाषा है। तो मान लीजिए कि आपका अगर ओपन सर्किट है, यानी कि ओपन सर्किट हो गया है, फॉल्ट का टाइप ओपन सर्किट है, तो हमें ये हमारी जैसे ट्रांसमिटेड वेव थी, तो रिफ्लेक्टेड वेव भी जो है वो उसी दिशा में मिलेगी। अगर ये पॉजिटिव दिशा में है ट्रांसमिटेड वेव, तो रिफ्लेक्टेड वेव भी पॉजिटिव दिशा में मिलेगी। तो अगर हमें पॉजिटिव दिशा में मिलती है तो हम समझ जाएंगे कि जो फार एंड पर जो फॉल्ट का प्रकार है वो ओपन सर्किट है। इसी प्रकार से अगर हमें ये जो हमारी ट्रांसमिटेड वेव है वो पॉजिटिव दिशा में है और जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो नेगेटिव दिशा में है, तो ये हमारी जो है नेगेटिव साइड में जाती हुई जो ये वेव की पीक है, ये बताती है कि ये शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है। और ये हमारा अगर मान लीजिए आइडियल टर्मिनेशन है तो कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो उस केस में हमें कोई भी रिफ्लेक्टेड वेव प्राप्त नहीं होगी। लोड के फार एंड पर ही जो है सारी एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी और हमें केवल ये ट्रांसमिटेड ये सिंगल पल्स दिखाई दे रही है, रिफ्लेक्टेड कोई वेव दिखाई नहीं दे रही है। तो इसका मतलब ये आइडियल पल्स है। इस केस में कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, कोई केबल फॉल्ट नहीं है। तो इसके लिए जो हम इक्वेशन यूज़ करते हैं वो हमारी ये है, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट जो होता है वह इस फॉर्मूले से दिया जाता है। यहाँ पर ZL लोड इम्पीडेंस है और Z0 जो है वो हमारी जो भी केबल है, ट्रांसमिशन लाइन है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है। तो और यहाँ ER जो है रिफ्लेक्टेड एनर्जी, रिफ्लेक्टेड पावर है, और EI जो है वो इंसिडेंट पावर है। तो जो हमारा टोटल राइज़ टाइम है वो कुछ चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। वो किस किस राइज़ टाइम का कॉम्बिनेशन होता है? एक तो कंबाइंड राइज़ टाइम होता है ड्राइविंग पल्सेस का, जो पल्सेस इसको ड्राइव कर रही हैं, स्टेप पल्सेस, और जो ऑसिलोस्कोप या जो सैम्पलर जो कि इन रिफ्लेक्शंस को ऑब्ज़र्व कर रहा है, जो इनको मॉनिटर कर रहा है, उसका भी कुछ ना कुछ राइज़ टाइम होगा। तो दोनों का जो जाने वाली पल्सेस और रिफ्लेक्ट बैक होने वाली पल्सेस जो कि ऑसिलोस्कोप द्वारा मॉनिटर की जा रही हैं, उन दोनों के जो कंबाइंड राइज़ टाइम है उसके ऊपर ये हमारा प्रभावी राइज़ टाइम निर्भर करता है। तो जो TDR एनालिसिस है वो स्टेप के प्रोपागेशन से प्रारंभ होता है, और जो इम्पल्स है एनर्जी की वो हम रिफ्लेक्ट होने के बाद उसको हम सब्सिक्वेंटली ऑब्ज़र्व करते रहते हैं। अब उसका मैग्नीट्यूड और उसकी अवधि और उसकी आकृति, मतलब ये सभी रिफ्लेक्टेड वो वेव फॉर्म के, ये सभी देख करके हम, तो रिफ्लेक्टेड वेव फॉर्म की उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसका जो अवधि है और उसकी आकृति को देख करके हम इम्पीडेंस की जो भी लोड एंड पे टाइप ऑफ फॉल्ट है, यानी इम्पीडेंस का जो वेरिएशन है उसकी क्या प्रकृति है उसका हम ज्ञात कर लेते हैं। यदि एक प्योर रेजिस्टिव लोड लगाया जाता है आउटपुट रिफ्लेक्टोमीटर के आउटपुट पर, और एक स्टेप्स पल्स हमने जो है ट्रांसमिट की है, तो हमें रिटर्न बैक होकर के एक स्टेप सिग्नल ही डिस्प्ले पर ऑब्ज़र्व होता है, और इसकी जो ऊंचाई होती है वो रेजिस्टेंस का ही फलन होती है, यानी रेजिस्टेंस की ऊपर ही निर्भर करती है इस पल्स की ऊंचाई। और जो स्टेप का मैग्नीट्यूड है वो रेजिस्टिव लोड द्वारा भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, और वो इनपुट सिग्नल के अंश के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। प्रायः जो रिफ्लेक्शंस होते हैं वो इंसिडेंट सिग्नल की सेम आकृति के ही होते हैं, लेकिन उनका जो चिन्ह है, यानी कि उसकी जो दिशा है डिस्प्ले पर, और जो उनका मैग्नीट्यूड है वो निर्भर करता है कि इम्पीडेंस में किस प्रकार का चेंज हुआ है। अब यदि मान लीजिए कि इम्पीडेंस में एकदम एब्रप्ट यानी स्टेप इंक्रीज़ हुआ है, अचानक से परिवर्तन हुआ है, यानी कि अगर ओपन सर्किट आ जाता है
तो इसका मतलब क्या हुआ, वो स्टेप इंक्रीज़ हुआ है। तो रिफ्लेक्शन जो है वो सेम साइन का होगा जैसा कि इंसिडेंट सिग्नल था। और अगर स्टेप स्टेप में डिक्रीज़ होता है, स्टेप स्टेप जो है वो डिक्रीज़ इन इम्पीडेंस का है, तो रिफ्लेक्शन जो है वो उसके विपरीत चिन्ह का होगा। जैसे कि मान लीजिए शॉर्ट सर्किट हो गया, तो इसका मतलब है कि आपकी जो इम्पीडेंस है वो क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई, क्योंकि ओपन सर्किट की इम्पीडेंस बहुत हाई होती है और शॉर्ट सर्किट की लगभग शून्य होती है। तो यानी कि शॉर्ट सर्किट होने पर इम्पीडेंस जो है वो कम हो रही है, तो इसलिए जो रिफ्लेक्शन है वो विपरीत चिन्ह का आता है। तो मैग्नीट्यूड जो है वो रिफ्लेक्शन का वो न केवल इम्पीडेंस के अमाउंट, उनकी मात्रा पर निर्भर करता है, उसकी इम्पीडेंस चेंज की मात्रा पर न केवल निर्भर करता है, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि कंडक्टर में कितना लॉस हुआ है। जो रिफ्लेक्शंस होते हैं उन्हें टीडीआर के डिस्प्ले पर प्लॉट किया जाता है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और विकल्प के रूप में हम एज टाइम एक्स एक्सिस पे टाइम की बजाय हम केबल लेंथ को भी ले सकते हैं। केबल लेंथ के सापेक्ष भी इस वेव को प्लॉट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो सिग्नल के संचरण की जो वेग होता है वो लगभग नियत होता है एक किसी दिए हुए ट्रांसमिशन माध्यम के लिए। और चूँकि टीडीआर जो है वो इम्पीडेंस में आए हुए परिवर्तनों के प्रति बहुत ही संवेदनशील होता है, इसलिए इसके द्वारा हम इम्पीडेंस को वेरीफाई कर सकते हैं। और कोई अगर स्प्लाइसेस बीच में जॉइंट लगे हुए हैं, कनेक्टर के लोकेशंस हैं, उनका भी हम पता कर सकते हैं, क्योंकि हर कनेक्टर और जो हर जॉइंट है वो कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन ज़रूर क्रिएट करता है। तो जो केबल फॉल्ट लोकेटर के है वो एक पल्स को भी कंडक्टर के डाउन द कंडक्टर पल्स को ट्रांसमिट करता है, जिसका कि जो और जिसका रिजोल्यूशन होता है वो इसकी पल्स की विड्थ पर निर्भर करता है। जो नैरो पल्स होती हैं, जो सक्रिय पल्सेस होती हैं वो बेहतर रिजोल्यूशन प्रदान करती हैं, लेकिन उनमें क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी अवयव भी होते हैं जो कि लंबी केबलों द्वारा अटेन्यूएट कर दिए जाते हैं। अटेन्यूएशन का अर्थ है कि उनकी पावर का लॉस हो जाता है, उनका एम्पलीट्यूड कम होता जाता है। तो यहाँ एक ट्रेड ऑफ है कि नैरो पल्स यूज़ करने पर हमें रिजोल्यूशन तो बेहतर मिलेगा, लेकिन उस हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो है वो अटेन्यूएट हो जाएंगे लॉन्ग केबल्स द्वारा। तो प्राय तो जो पल्स है उसकी शेप हाफ साइकिल साइनसॉइड की जैसी होती है, लेकिन जो लंबी केबल्स होती हैं उनके लिए चौड़ी पल्सेस का यूज़ किया जाता है। और फास्ट राइज टाइम स्टेप्स भी यूज़ किए जाते हैं। Instead of looking for the reflections of a complete pulse, the instrument is concerned with the rising edge, which can be very fast. अर्थात जो है इंस्ट्रूमेंट को पूरी पल्स से, ये जो हमारा टीडीआर है इसको पूरी कंप्लीट से का वेट नहीं करता, इसको केवल इसका जो राइजिंग एज है उसी से इसका मेन इसे कंसर्न होता है। तो इसलिए जैसे ही राइजिंग एज इसको मिलता है तो ये स्टार्ट कर देता है अपना प्रोसेस, और ये राइज टाइम जो है वो करीब 25 पिकोसेकंड तक इतना कम भी हो सकता है, यानी कि बहुत ही फास्ट होता है। और ये जो ट्रेसेस हैं, जो ट्रेस यानी कि जो प्लॉट हो रहा है वो एक स्टेप ऑफ वेवफॉर्म 25 पिकोसेकंड राइज टाइम की जो यूज़ कर रहे हैं, और उसके जो सैम्पलिंग हेड है उसका जो राइज टाइम है वो 35 पिकोसेकंड होता है। और इसके लिए जो केबल यूज़ करते हैं वो हम 18 इंच SMA टाइप की केबल के साथ हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये टिपिकल जो डेटा है वो 18 इंच SMA केबल टाइप का जो है उसके साथ में ये डेटा है कि 25 पिकोसेकंड का स्टेप वेवफॉर्म का राइज टाइम होगा और
सैम्पलिंग हेड का जो राइज टाइम है वो 35 पिकोसेकंड का टिपिकली हम लेते हैं। और जो SMA केबल का जो दूरस्थ हिस्सा है, यानी लोड साइड का जो फार एंड है, वो हमने जैसे ओपन रख दिया या फिर हमने अलग अलग प्रकार के अडेप्टर्स के साथ कनेक्ट किया, तो ये जो पल्स है इसको करीब पूरा केबल्स से होकर के ट्रैवल करने में 3 नैनोसेकंड लगते हैं। ट्रैवल कर क्या करना, उसके बाद रिफ्लेक्ट होना और वापस से सैम्पलिंग हेड तक पहुंचने में, मतलब इन पूरे टोटल इन तीनों प्रोसेस में यानी ट्रैवलिंग फॉरवर्ड, देन रिफ्लेक्टिंग बैक और वापस सैम्पलिंग जो सैम्पलर है हमारा उसमें वापस प्रवेश करने तक टोटल 3 नैनोसेकंड लगते हैं। और एक सेकंड रिफ्लेक्शन भी हो सकता है। एक सेकंड रिफ्लेक्शन जो कि करीब 6 नैनोसेकंड का होता है, वो भी कुछ ट्रेसेस में देखा जा सकता है। और ये जो सेकेंडरी रिफ्लेक्शन है, ये थोड़े से छोटे मोटे जो मिसमैच होते हैं उनकी सैम्पलिंग हेड के साथ, उसकी वजह से होता है। और क्योंकि जब जो यहाँ सेकेंडरी रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो वो एक तरह से आपके एक प्रकार की हम कह सकते हैं कि एक हिडन इंसिडेंट वेव, एक एक्स्ट्रा उसकी छाया प्रति तैयार हो रही है जो कि केबल में ट्रैवल डाउन कर रही है। तो इसकी वजह से वो हमें उसका एक इको के रूप में हम कह सकते हैं कि ये मिलती है, इसलिए वो 3 नैनोसेकंड की बजाय 6 नैनोसेकंड हो जाता है। इफ़ द फार एंड ऑफ द केबल इज शॉर्टेड, means its impedance is 0, then when the rising edge of the pulse is launched down the cable, the voltage at the launching point steps up to a given value instantly and the pulse begins propagating in the cable towards the short. When the pulse encounters the short, no energy is absorbed at the far end. Instead, a inverted pulse reflected back from the short towards the launching end. It is only when this is reflection finally reaches the launch point that the voltage at this point abruptly drops back to 0, signaling the presence of a short at the end of the cable. Means the reflectometer has no indication that there is a short at the end of the cable until its immediate pulse can travel in the cable and the echo can return. It is only after this round trip delay का मतलब होता है जाकर के वापस घूम करके पल्स का वापस लौटना, पूरा एक चक्कर लगाना. So it is this round trip delay that the short can be detected by the TDR. So with the knowledge of the signal propagation speed, the distance to the short circuit can be measured. A similar effect occurs if the far end of the cable is an open circuit. In this case, the reflection from the far end is polarized so it is polarized identically with same sign, so it will add instead of cancelling it out. So after a round trip delay, the voltage at the TDR will abruptly jump to double the original applied voltage. यानी कि अगर ये ओपन सर्किट का केस होता है तो सेम साइन होने की बजाय होने की वजह से वो ऐड हो जाएगा और हमें ओरिजिनल जो अप्लाइड वोल्टेज है उसका डबल हमें प्राप्त होता है. तो जो केबल फॉल्ट लोकेटर की और भी कुछ मेथड्स हैं TDR के अलावा. ऑफलाइन मेथड है एक और एक ऑनलाइन मेथड है. तो ऑनलाइन मेथड जो है इट यूजेस द processes the sampled current and voltage to determine the fault points. This method is for underground cables is less than the above lines. यानी कि UG केबल्स के लिए. और दूसरा नेक्स्ट मेथड है हमारा ऑफलाइन मेथड. इट यूजेस ए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट टू टेस्ट आउट द सर्विस of cable in the field. The offline method is classified into two methods such as tracer method and terminal method. यानी इसके भी दो प्रकार हैं ऑफलाइन मेथड के, एक ट्रेसर मेथड है और एक
टर्मिनल मेथड है। सो टर्मिनल मेथड इज मेथड ऑफ इन दिस मेथड फॉल्ट ऑफ द केबल कैन बी डिटेक्टेड बाय वॉकिंग ऑन द केबल लाइंस। इसमें हम एक व्यक्ति जो है वो जो है रोड साइड पे सड़क पर चलता है केबल लाइंस की के सहारे और द फॉल्ट लोकेशन जो है वो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल या जो सुनने लायक ऑडिबल अलार्म होता है उसके द्वारा पता चलता है। और इसके द्वारा जो इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है ट्रेसर मेथड की। दूसरा है टर्मिनल मेथड। इसमें इट इज़ यूज टू डिटेक्ट द लोकेशन ऑफ द फॉल्ट इन ए केबल फ्रॉम वन एंड और बोथ द एंड्स विदाउट ट्रैकिंग। दिस मेथड इज़ यूज टू फाइंड जनरल एरियाज ऑफ द फॉल्ट टू एक्सेलरेट ट्रैकिंग ऑन बरीड केबल्स। तो ये जो मैंने पहले बताया था वो टर्मिनल मेथड था, जिसमें कि हम केबल के दोनों एंड से टर्मिनल से उसकी फॉल्ट को लोकेट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये केबल फॉल्ट लोकेटर का जो वीडियो है वो पसंद आया होगा और इसने आपके ज्ञान में वृद्धि की है। धन्यवाद।